नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं पोल पंच। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग खत्म होते होते बहुत सारे ऐसे अनुमान सामने आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इस चुनाव में क्या क्या किस किस को कितनी कितनी सीटें मिलनी है, कौन कहां से चुनाव हार रहा है, बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है, कांग्रेस कितनी सीटों में बढ़त हासिल कर पाएगी। ये तमाम प्रकार के अनुमान सामने आ गए हैं। आज छठे चरण की वोटिंग हुई। दिल्ली, हरियाणा, यहाँ की जो सभी सीटें हैं वहां पर वोटिंग हुई। इसके अलावा कई और प्रदेशों में वोटिंग हुई और इस दौरान क्या क्या हुआ और क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह मेरे साथ है अरुण चौबे सर, संपादक इंडिया.com के। तो सबसे पहले सर, बातचीत की शुरुआत करते हैं कि आज छठा चरण कैसा रहा, कितनी कहाँ कहाँ वोटिंग, क्या क्या आज की खबरें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम अनुमान पे जाएंगे। धन्यवाद नरेश जी छठा चरण एक तरह से देखा जाए तो चुनाव अब जो है एक चरण और बाकी है जी और 4 जून नज़दीकी आ रहा है। जी तो उस समय तो सभी परिणाम आ जाएंगे, लेकिन आज की 58 सीट महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आज की 58 सीट में से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश 14 में कर रहा है सीटों पे। जी दिल्ली और हरियाणा, जी जो राजधानी दिल्ली में 7 सीट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके हम्म, बगल में हरियाणा 10 सीट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में क्लीन स्वीप था बीजेपी, उनको क्लीन स्वीप मिली हुई थी, सभी सीटें इन लोगों ने जीती थी। और उत्तर प्रदेश की जो 14 सीट थी, इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि इन 14 सीटों में से जो है, जो पिछली बार 2019 में समाजवादी और बसपा का जो अलायंस था, उसकी वजह से 4 सीट वो लोग जी जीते थे इसमें, और 6 पे तकरीबन उन लोगों ने ज़बरदस्त टक्कर दी थी जी बीजेपी को। दूसरे नंबर पे थे वो लोग, वो उनके कैंडिडेट। जी और तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्लस मैं ये कहूँगा कि इस सीट में इस अलायंस में जो है, इस फेज़ में जो है, वेस्ट बंगाल की सीट है, 8 सीट है, जी और उतनी ही सीट बिहार में है। जी और उसके अलावा उड़ीसा की आपको मैं बता दूँ 6 सीट बहुत जी महत्वपूर्ण है। इसमें जो धर्मेंद्र प्रधान हो, या वो जो संबित पात्रा की जी सीट है पुरी जी में, या फिर वो जो सारंगी हैं, वो बिल्कुल सर, उन आपने लोगों की उड़ीसा का सीट है। जिक्र किया तो आज जो अनुमान आया है, तो थोड़ा सा मैं बात को डाइवर्ट कर रहा हूँ। आज जो चुनावी एक्सपर्ट हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने एक अपना अनुमान बताया है, एक दावा किया है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सीटें घट रही हैं लेकिन उड़ीसा में बढ़ रही हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि उड़ीसा में इस बार अनुमान है, क्योंकि उस उड़ीसा में जिस तरह से बीजेपी जी इस बार लड़ाई लड़ रही है, और पहले तो लग रहा था कि उन लोगों में अलायंस हो जाएगा। जी 21 में से 21 वहाँ पर लोकसभा सीट्स हैं, उसमें से तकरीबन जो है 8 सीट बीजेपी जीती थी, जी और 12 सीट बीजू जनता दल जी जीता था, और 1 सीट कांग्रेस को कांग्रेस के मिली पास। थी। लेकिन इस बार का अनुमान है कि वो जो है 10 प्लस सीट ले जाएंगे। जी बीजेपी जो है 10 प्लस, वही जो यूँ कहिए कि रिवर्स हो गया है, बीजेडी वाली संख्या जो बीजेपी के पास आ जाएगी, 15 तक भी जा सकते जी हैं, ऐसा भी अनुमान हो सकता है, लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है। और अब चुनाव बाइपोलर हो गया है, एक जी तरह से देखा जाए कि वो वहाँ त्रिकोणी नहीं है, दो तरफा जी चुनाव है सिर्फ। उसमें बीजेपी और बीजेडी वर्सेज है, जी दोनों का चुनाव हो रहा है, तो उसमें बीजेपी हो सकता है इस बार बढ़त जी एटलीस्ट लोकसभा में बना सकती है। और जहाँ तक आपने कयासों की बात कही, जिस तरह के सर्वे आने शुरू हो गए हैं, आपने अभी योगेंद्र यादव जी का जी रेफरेंस दिया। योगेंद्र यादव जी, या तो वो तो आपने देखा होगा, राहुल गांधी के साथ में उनकी यात्रा में जी शामिल थे, तो उनका उनका एक तरह से इंक्लिनेशन तो कांग्रेस की तरफ है, जी लेकिन उन्होंने एक तटस्थ व्याख्या की है। सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं वो, जी अभी भी उनकी एक्सपर्टीज है चुनाव के परिणामों को लेकर। तो उन्होंने जो एक अनुमान लगाया कि बीजेपी जो है अपने दम पे अकेली जो मैक्सिमम जो सीट्स चाहिए, रिक्वायर्ड है 272 सीट्स, वो नहीं पाएगी, लेकिन तकरीबन 270 के करीब रहेगी, 260 करीब। 260 के करीब रहेगी। और 30 से 35, जी 30 से 45 के बीच में जी जो है, वो एनडीए आ जाएगा। एनडीए आ तो भी जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो जो जो गणित बनती है 300 प्लस हो जाती है, जी 304-5 जी आ जाती है। तो जैसा कि अनुमान लग ही रहा है कि बीजेपी जो है सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी, बिल्कुल। ऐसा है। लेकिन लेकिन सर, जो बीजेपी के दावे हैं, पहला दावा कि वो 400 सीट, 400 प्लस सीटें उनने आंकड़ा छूना है। दूसरा दावा जो लगातार है कि 2047 तक सरकार में बने रहेंगे। वो दावा अगर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है, वो दावे पे तो चोट है देखिए, ये दावा। ये आप अभी जिस तरह से अनुमान लगाया गया है, जी चुनाव के तो यूँ कहें, लोगों की मंशा तो भाई मत पेटियों में, अब जो पेटियों क्या ईवीएम में कैद जी होता जा रहा है। आज आखिरी दौर है, आज भी कैद हो रहा है। लेकिन इसके बाद एक चरण बचेगा, वो बहुत जो डिसीजन होना है, आप जी यूँ कहें, हो चुका है। जी उसमें थोड़ी संख्या और बढ़ेगी जिसके भी पक्ष में जाए। लेकिन ये कहना आपका कि 400 पार बिल्कुल पूरी तरह से
अब इस समय फेल हो चुका, हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि जो चुनाव में हो सकता है वोट जो जीत का प्रतिशत कम हो जाए कहीं जी, पर, जी। क्योंकि जिस तरह से जो टर्नआउट ऑफ वोटर्स हुआ है, प्रतिशत मत प्रतिशत जो कम हुआ है, उसके कई कारण मतलब भी आप हैं। कह रहे हैं कि वो जो सीटें बताई हैं 260 240 से 260 वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती वो हैं। कम होने की बात नहीं मैं कही, मैंने कहा हाँ, कि इतनी तो बनी रहेंगी। जो बढ़ने उससे की ज़्यादा बात हो है, सकती हैं। ज़्यादा इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि आप हम लोग के सामने अभी एक रिसेंट जी, एग्जाम्पल है, जी, रिसेंट एग्जाम्पल है जो जो दिसंबर में 4-5 जो जी। असेंबली इलेक्शंस के चुनाव आए, राजस्थान, उसमें मध्य हाँ, प्रदेश, उसमें छत्तीसगढ़। कोई नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि वो लोग वहाँ पे सरकार बनाएंगे। जी, तेलंगाना में तो उनको सफलता मिल गई, लेकिन जहाँ पर वो ज़्यादा आश्वस्त थे, जी, जैसे वो आश्वस्त थे मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने तो सोचा ही नहीं था क्योंकि बीजेपी उनके बीच में तकरीबन 20% का जी, मत प्रतिशत जी, का अंतर था। उसको उन्होंने कवर कर लिया। तो उसके लिए कारण बताया जाता था कि आखिरी 15 दिनों में जो है बीजेपी की कन्वेंसिंग, जी, जो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व थे, जी, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का, उनकी गारंटी का वहाँ पर असर पड़ा। तो वही बात लोकसभा में भी लागू होती है। अगर ये जो साइलेंट वोटर जो जी, उन्होंने एक परमानेंट अपना वोट बेस बनाया है, जी। अगर वो उनकी तरफ जाता है, हुँ, तो फिर परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। हुँ, अगर उनकी बात सच होती है जी, कि भाई लोग लोग जो 2 टर्म के चुनाव से, 2 टर्म की सरकार से बीजेपी के जी। ज़रिए जो है उनका मोह भंग हो रहा है, ये भी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से, लेकिन हम चमत्कारों की उम्मीद नहीं कर बिल्कुल सकते सर। हैं। जी। हमने योगेंद्र यादव की बात की लेकिन 3 ऐसे एक फलौदी सट्टा बाज़ार है। बहुत चर्चा है लगातार चुनाव के दौरान इस बार हो रही है उसकी। और दूसरा है प्रशांत किशोर जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी लगातार इस पर अपने दावे किए थे, उस पर योगेंद्र यादव ने दावे किए। तीनों के दावों को अगर देखें, तो इन तीनों में एक चीज़ ये है कि बीजेपी 400 प्लस का आंकड़ा नहीं छू रही है, ये हाँ, चीज़ कॉमन है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तीनों तीनों यही यही देखना है जी, कि जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, एक तो उनका इंडिविजुअल और उनके नेटवर्क की एक सीमा है। जी, मैं ये कह दूँ, योगेंद्र यादव जी ने जो अपना अनुमान लगाया, अपना अनुभव, उनका एक नेटवर्क होगा, उसकी एक सीमा है। जी, प्रशांत किशोर जी भी जो वो एक्सपर्ट माने जाते हैं चुनावी आंकड़ों को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर। उन्होंने भी भाई अपनी एक एक गणित लगाई है, जी, उसके अनुसार उनकी भी सीमा है। जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, उसकी सीमा जो थोड़ा इन लोगों से व्यापक है। हुँ। मेरी अपनी जो समझ कहती है, उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके उनका काडर बहुत बेस और बहुत डोर टू बड़ा है। डोर जाते तो हैं तो डोर टू बातचीत डोर उनको पता जाते है कि हैं कहाँ तो से कितने हाँ, किस तो मोहल्ले उस से कितने वोट आने तो हैं। उनका उसके बाद में वो लोग सरकार में है तो उनकी सक्षमता कई गुने बढ़ जाती है सर्वेस कराने की। बीजेपी का तो वो होता है ना जी, सर, पन्ना प्रमुख जो है वो जी। बताता है कि हमें इस जो आपने मुझे पन्ना प्रमुख की जी, जी, इम्पोर्टेंस ये है जो लिस्ट आप दे रखी है इतने वोट पड़ रहे हैं। हाँ, ये वो उस ज़माने से है। आप सोचिए कि गुजरात में इसका सफल एक्सपेरिमेंट हुआ, जी, और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं देश जी, के, जी, उनके बारे में वो खुद पन्ना प्रमुख से अपना जी, करियर शुरू करने की बात कहते हैं। जी, तो हर पन्ना प्रमुख की ज़िम्मेदारी 100 से 200 वोट की होती जी। है, और वो जो चुनाव के 1 हफ्ते पहले से उन लोगों को खटखटाना शुरू कर हुँ, देता है हुँ, कि इतने परिवार को, इतने घर वालों को जो है हम वोट दिलवाएँगे। तो बिल्कुल। जो वोट दिलवाने की ज़िम्मेवारी होती है 100 लोगों को टैप कर लेना, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बहुत बड़ी बात है। उस स्तर पर कांग्रेस के लिए अभी बहुत मुश्किल है जा पाना। जी, तो इसीलिए पन्ना प्रमुख जो रियल पिक्चर वहीं से आती है। बिल्कुल। और उ उन स्थिति में जो है जैसे आरएसएस हुआ या विश्व हिंदू परिषद हुआ, जो बीजेपी के सपोर्ट करने वाले जो ये जो सैफरन विंग कहते हैं उसके जो जो अनुषांगिक संगठन हैं, हुँ, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते बिल्कुल। हैं। तभी जी। सर मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाऊँगा जब हमने कई बार ऐसा देखा है कि अमित शाह खुद आगे आकर बोले हैं कि हमें इतनी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव के वोटिंग के बाद लगातार अनुमान अपना ही अनुमान बताते हैं। तो वो यही चीज़ है कि मैंने भी कई बार देखा है चुनाव जब हम लोग कवरेज के लिए जाते हैं तो जब चुनाव वोटिंग होती है उसके बाद जब लोग आपस में बैठते हैं तो बीजेपी की ऐसी रणनीति मैंने देखी कि बीजेपी वाले प्रॉपर कि हमें कहाँ से कितने वोट मिले सारा डेटा वो लोग जुटाते हैं। क्योंकि जो लोग जी, जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं या जमीनी स्तर पे जैसे जो लड़ाई लड़ने के लिए आगे रणनीति में शामिल होते जी, हैं, उन लोगों को पता हो जाता है कि फला बूथ पर या फला मोहल्ला जो है बीजेपी का जी, मोहल्ला है या समाजवादी पार्टी को वोट कर जी। रहा है। इस ये वार्ड से अगर 100 वोट हैं तो 100 जी, वोट से कितने हाँ, बीजेपी को आए? हाँ, तो ये एक स्टडी होती है, ये ज़बरदस्त स्टडी है जिसका जो हम लोग अभी पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते जी, हैं। तो कॉन्फिडेंस जो बना हुआ है, जो जी, प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस अपनी सीटों को लेकर बना हुआ है, वो दूसरे तरह का है। जी, और उनको सबसे बड़ी बात है कि अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जो जी, उन्होंने जो है फ्री राशन हो,
और उज्ज्वला योजना हो या उनके जो किसानों को जो वो देना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है मनी, हर हर उसमें जो 6,000 सालाना जी। जाता है, प्लस जो उन्होंने जो ग्रामीण इलाकों या अर्बन एरियाज़ में जो उन्होंने मकान बनवाने के जी। लिए मदद दी है, तो इन सब की वजह से उन लोगों को पता है कि कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और उन लोगों का कम से कम कितना वोट प्रतिशत उनकी तरफ आएगा, ये कॉन्फिडेंस उनके साथ बना हुआ है। और यही जी। कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि 400 हम लोग करीब-करीब आएँगे। लेकिन सर प्रशांत किशोर ने जो अपना डेटा दिया उसमें उन्होंने कहा कि 350 के आसपास एनडीए गठबंधन पहुँच सकता है, हाँ, तो देखिए 350 आप तक। यही डिफरेंस हो गया ना। मैंने वही कहा कि एक्सपर्टीज़ या एक्सपर्ट्स की एक सीमा होती है। जी, योगेंद्र यादव जी ने कहा कि 300 के आसपास, जी, 305 तक उन्होंने गिना तकरीबन, जी, और उन्होंने 350 गिन दिया, जी, प्रशांत किशोर जी ने। जी, तो दोनों के बीच में 50 सीटों का अंतर हो गया। जी, उनकी जबकि उनके नेटवर्क की, उनकी क्षमता की सीमाएँ हैं। मैंने कहा जी, ना जी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में या उनका जो नेटवर्क है उसकी सीमा है। और जो एक सरकार जो सत्ता में है, ठीक है सरकार अपनी चीज़ों को आगे करके बताती है। जी, लेकिन उनकी एक सीमा है। इन लोगों की सीमा से परे उनकी शक्ति है और उनका जो नेटवर्किंग है वो ज़बरदस्त है। तो उस स्तर पे अगर वो लोग 400 कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, जी, तो उस बात को इतनी जल्दी हम लोग हवा में उड़ा नहीं सकते हैं। जी। ये मेरा कहना है। तो कुल जी। मिलाकर जो सर अब तो हम ये मान सकते हैं कि जो नतीजे हैं लगभग 80% लेकिन नतीजे। मैं जी, एक बात और कहूँगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, अगर हम देखें कि वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र जी, स्विंग स्टेट हैं, वहाँ के परिणाम ही डिसाइड करेंगे जी, एक्चुअली देखा जाए जी, तो। 48, 40 और 40, जी, 48, 42 और 40, जी, उसके साथ में उत्तर प्रदेश की सीट मिला दी लीजिए 80, ये सब मिला के जो बनता है, यही सीट डिसाइडिंग होगा। इसलिए जी, डिसाइडिंग होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी 62 सीट जीती थी, जी, जबकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। जी, उसके बावजूद जो है उन लोगों ने 15 सीट जीती थी। इस बार भी उतनी ही सीट लोग कह रहे हैं। लेकिन इस बार देखने में ये आएगा कि साहब जो कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक बना है, जी, उसकी, जैसा कि उन लोगों ने उम्मीद की है कि ज़्यादातर जो जैसे मुस्लिम सीट्स 23 के करीब उत्तर प्रदेश में जी। है, वहाँ पर जो इन मास वोटिंग होती है कांग्रेस और इस ब्लॉक के फेवर में, तो आप देखेंगे कि परिणाम कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। हुँ। उसी तरह से बिहार में भी हो सकता है। बिहार की 40 सीट बिल्कुल लोग। सर, यूपी की जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है जो मुस्लिम वेस्टर्न यूपी की खास तौर पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, हुँ, वहाँ पर 2 फैक्टर हैं। अगर मुस्लिमों का वोट बढ़ गया क्योंकि मायावती ने जहाँ सपा ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतार रखे हैं, वहीं मायावती ने भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट हुँ, उन्हीं के विपक्ष में उतार रखे हैं जी, और वहाँ पर बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट है जी। साथ में। तो ऐसे में क्या है कि अगर मान लो मुस्लिम वोट बढ़ गया तो उसका फ़ायदा सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी को हाँ, होना है। वही मैं कह रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स कम किए हैं, जी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने उसमें समझौता नहीं किया है। जी, उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स ज़्यादातर उतारे हैं। जी, तो जिसका जो है दुष्परिणाम शायद, जिसकी वजह से जो स्प्लिट वोट होगा, तो माइनॉरिटी का अगर होता है, जी, लेकिन इसी के उल्टी बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपने इस बार देखा होगा कि माइनॉरिटी सेगमेंट में एक अवेयरनेस है, जी। ये अवेयरनेस भरी गई है कि साहब आप अगर इन मास एक तरफा वोटिंग नहीं करेंगे, वोट वेस्ट करेंगे, तो हुँ, आपके खिलाफ चला जाएगा। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। जी, अब ये नैरेटिव कहाँ-कहाँ, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हुँ। अगर ये नैरेटिव चल जाता है कि साहब जो है वो कांग्रेस की तरफ या इंडिया ब्लॉक की तरफ हमें वोट करना है, तो उसका तो अब परिणाम इंडिया थोड़ा-सा ब्लॉक अलग। मतलब मजबूत स्थिति यस, में यस, दिख यस। सकता है थोड़े जी, बहुत। जी, तो जी। देखिए, कुल मिलाकर अब लोकसभा का जो चुनाव है वो आखिरी दौर में है, आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है। बाकी 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 7वें चरण में जो सीटें बची हैं वहाँ पर मतदान होगा। उसके बाद नतीजे 4 दिन बाद यानी उसके 4 दिन बाद यानी 4 जून को नतीजे आएँगे। तो आपको जो अनुमान हम बता रहे हैं, जो हमने बात की 3 अनुमानों की उसमें अलग-अलग यहाँ पर लोगों ने जो अनुमान बताए हैं, उसको कितने सही साबित होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे 4 जून को जब नतीजे आ जाएँगे। लेकिन लगातार पोल पंच के साथ आप जुड़े रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि 4 जून को हम आपको पूरे दिन भर चुनाव की लाइव कवरेज देंगे और कब, कहाँ, क्या हो रहा है, कौन कितनी सीटों में बढ़त हो रही है, वो तमाम सारी खबरें हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आप लगातार उस दिन भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पोल पंच हम उस दिन पूरा दिन भर पोल पंच करेंगे सर और दर्शकों को पूरी चीज़ें हम बताएँगे उस दिन। तो लगातार पोल पंच में आप जुड़े रहते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया.com। धन्यवाद।